दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए इसकी हम शुरुआत करेंगे। और आइए सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शुरू में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। सब्सिक्वेंटली इट वाज सेपरेटेड एंड बिकम अ सेपरेट लॉ इन 1930। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकालकर एक नया कानून बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक्ट का जो स्कोप है वो हम देखेंगे। एक्ट कवर्स ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स। तो एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स विज विज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आइए हम डिस्कस करेंगे। Contract of sales of goods are subject to general principles of contract such as offer, acceptance, free consent। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं। तो जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल क्या है ये हमें बताएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये हमें बताएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग जरूर कर दिया गया, लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पार्ट होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, एक को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स। और दूसरे को हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सुनने वाली बात यह है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पार्ट जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एप्लीकेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर भी एप्लीकेबल होता है। वो क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो बेसिक प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। तो बेसिक प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं वो क्या हैं? वो है ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट। यानी जब आप सेल करेंगे तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। बायर सेलर को ऑफर करेगा, सेलर बायर का ऑफर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बायर सेलर को ऑफर करेगा या सेलर बायर को ऑफर करेगा। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आप माइनर बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकते। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सभी बातें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सभी बातें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर भी अप्लाई होती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट so far as are not inconsistent with the express provisions of सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए इस चीज को एनालिसिस करेंगे, इस बात को और भी हम डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कई सेक्शंस हैं। तो उन सेक्शंस में जो प्रोविजंस दिए हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उनको हम दो पार्ट पे यहाँ क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, दोज प्रोविजंस are which are consistent with Indian Contract Act, and
those provisions which are inconsistent with इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शाबाश। आइए हम यहाँ देखेंगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपने पढ़ा कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। पहले एक लॉ होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसका विभाजन कर दिया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए और एक एक्ट बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इससे पहले आपने ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर भी एप्लीकेबल होते हैं। जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर भी एप्लीकेबल होंगे। क्यों एप्लीकेबल होंगे? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी, आइए यहाँ आप लिखिए, यहाँ एक गोल्डन रूल लिखिए, जो भी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी उस पर सेल्स ऑफ उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को हम कहाँ पढ़ते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। लेकिन अब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिक प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पार्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक पार्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो हर उस ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल होगा जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी उस पर, कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे पीछे जोर जोर से बोलिए, जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आपको दो एग्जांपल देता हूं। हेयर आर टू एग्जांपल्स, आप बात को ध्यान से समझिए। कोई भी दिक्कत है आपको, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, राइट? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज माय सोल मिशन। स्टूडेंट्स के मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरे जीने का मकसद क्या है कि हर चीज़ का एक मकसद है। मुझे लगता है मुझे भगवान ने किस लिए बनाया है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे लॉ पढ़ाने के लिए बनाया है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं लॉ पढ़ाता हूँ। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के मन में जो भी लॉ को लेके कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, उन्हें दूर करना। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9818050252। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, आइए ध्यान से सुनिए। ऐसे दो एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जो जिसके ऊपर अलग लॉ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होंगे। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
ऑफ गुड्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। आइए अब यहां पर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोज प्रोविजंस विच आर कंसिस्टेंट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड दोज प्रोविजंस विच आर इनकंसिस्टेंट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी हम यहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रोविजंस को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। वो प्रोविजंस, पहली कैटेगरी के वो प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है मतलब इनका तालमेल है, इनका आपस में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। जहां पर प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, आईसीए के साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है यानी दोनों का तालमेल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो एप्लीकेबल होगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो शाबाश। तो आइए इस रूल को मैं समराइज करता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है यानी ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। आप कंपनी में शेयर बेचिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। आप पार्टनरशिप करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है और स्पेशल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है और इन दोनों में अगर विरोध हो जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में विरोध हो जाएगा, तो प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर भारी पड़ेंगे। इन नटशेल ये इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ट्रांजैक्शन पर दोनों एक्ट एप्लीकेबल होंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजंस पर दोनों एक्ट एप्लीकेबल होंगे, एक साथ एप्लीकेबल होंगे, दोनों हाथ में हाथ पकड़कर चलेंगे। लेकिन जहां दोनों के बीच में विरोध हो जाएगा वहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर भारी पड़ेंगे। दोनों गाना गाएंगे साथ में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जहां किसी मुद्दे पर इन दोनों एक्ट में विरोध हो जाएगा तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ बेवफाई कर देगा और ये दोस्ती तोड़ देगा। ये कहेगा कि तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलूंगा, और उस ट्रांजैक्शन पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो therefore the provisions of Indian Contract Act continue to apply to the contract for sales of goods act so far as they are not inconsistent with the express provisions of the sales of goods act 1930। तो सुन लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गया है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपस में अंतर विरोध है, इनकंसिस्टेंसी है, तो वहां पर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकलेगा। तो आंसर इसका ये है कि वहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। तो एक्ट के मेन जो हिस्से हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। फिर दूसरा हिस्सा है कंडीशंस एंड वारंटीज, और थर्ड है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, और चौथा है अनपेड सेलर। ये चार हिस्से हैं मेन। आइए एक एक हिस्से को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और सेक्शन 4 को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। आइए पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जो वर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज हो रही है, अगर उन शब्दों को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया गया है तो पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर सेक्शन 4 को समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है। चलिए तो आइए हम यहां पर पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के आप दो हिस्से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के आप दो हिस्से कर सकते हैं, और वो दो हिस्से क्या हैं? नंबर 1, नंबर 2।
पहला हिस्सा है सेल, पहला हिस्सा है सेल, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, शाबाश। या तो सेल करने के लिए, या तो वो सेल कर दे, ठीक है, सेल, या तो सेल कर दे या एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सेल में क्या है, सेल में क्या होता है, ठीक है, सेलर, सेलर ट्रांसफर्स, सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप, सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप in goods, seller transfer the ownership in goods to the buyer, to the buyer for a price, for a price, ठीक है, for a price, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, सेलर, सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर, सेलर तैयार हो जाता है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो जाता है, सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर, एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप, द ओनरशिप इन गुड्स, ठीक है, टू द बायर फॉर अ प्राइस, टू द बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है। तो शाबाश, आइए बहुत ध्यान से हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो बातों को कवर करता है, एक तो सेल को कवर करता है, एक एग्रीमेंट टू सेल को कवर करता है। आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, शाबाश, आप ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को शाबाश आप ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, जहां पे वो ट्रांसफर करे वो सेल है, और जहां एग्रीमेंट टू एग्री टू ट्रांसफर करे वो एग्रीमेंट टू सेल है। तो मैंने इस चीज को यहां पर बहुत अच्छे से बताया। सेल में तो क्या करेगा, सेल में तो क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टू पार्ट्स हैं, बहुत ध्यान से आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट में वो सेल करता है और दूसरे पार्ट में एग्रीमेंट टू सेल करता है, यानी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो वो सेल करेगा, या तो वो सेल करेगा, या सेल करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो तीन चीजें आपने समझनी है, ठीक है। तीन चीजें क्या समझनी है आपने, एक तो समझना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, ठीक है। एक समझना है सेल, सेल में जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम ध्यान से बहुत गहराई से पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से हैं, एक तो है सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल, दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है बेटा। तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये दोनों कवर होते हैं। सेल में जहां ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, जहां ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सेल में ट्रांसफर है प्रेजेंट में, ट्रांसफर्स होती है, अभी अभी ट्रांसफर होती है, और इसमें ट्रांसफर होगी फ्यूचर में। इसमें ट्रांसफर कहां होगी, कब होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। आइए ध्यान से बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात को ध्यान से पढ़ेंगे। तो शाबाश, डेफिनेशन को हम डिटेल में आइए पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन जनरल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल में डिफरेंस है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों बातें कवर होती हैं, सेल भी कवर होती है और एग्रीमेंट टू सेल भी कवर होता है। तो इसीलिए जेनरिक डेफिनेशन है, जेनरिक मतलब जनरल डेफिनेशन है, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। सेल क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एंड गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, दिस इज कंक्लूडेड ट्रांजेक्शन, दैट इज एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन। सेल इज एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन और एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी। ठीक है बेटा, एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या होती है और एग्जीक्यूटरी ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है, आइए हम इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4, बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से हैं, एक है सेल, एक है सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। दूसरा क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, दिस इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज एग्जीक्यूटेड एंड दिस इज एग्जीक्यूटरी। दिस इज एग्जीक्यूटेड और दिस इज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब जहां परफॉर्मेंस हो चुकी है। ठीक है, वेयर परफॉर्मेंस, वेयर परफॉर्मेंस हैज बीन डन। ठीक है, वेयर परफॉर्मेंस हैज बीन डन, जहां परफॉर्मेंस हो चुकी है। ठीक है, और जहां परफॉर्मेंस नहीं हुई है। ठीक है, एग्जीक्यूटरी मतलब जहां परफॉर्मेंस नहीं हुई है। परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, हैज नॉट बीन डन, हैज नॉट बीन डन। जहां परफॉर्मेंस नहीं हुई वो एग्जीक्यूटरी है। ठीक है बेटा, एग्जीक्यूटेड का मतलब जो होना था वो हो चुका है, जो होना था, जो होना था वो हो चुका है, वो हो चुका है। मेरे पीछे बोलो, जो होना था वो हो चुका है। और एग्जीक्यूटरी मतलब जो होना था, जो होना था, जो होना था वो अभी नहीं हुआ है, वो अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बोलो, जो होना था, आप मेरे पीछे बोलो, जो होना था वो हो चुका है, तो एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन कहेंगे। और एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे? जो होना था, जो होना था वो अभी नहीं हुआ। अब सवाल है जी, क्या होना था? क्या होना था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होना था? टीओपी होनी थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस में होनी थी? गुड्स में। गुड्स क्या होते हैं? इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइन करता है, इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइन करता है। और आगे आने वाली क्लासेस में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 आइए रिवाइज करते हैं। सेक्शन 4 में दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफाइन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो हिस्से हैं, एक सेल है, सेल इज एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन, और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी ट्रांजैक्शन। एग्जीक्यूटेड क्या होता है? परफॉर्मेंस हैज बीन डन, जहां कुछ भी शेष नहीं है, जहां कुछ बाकी नहीं है। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन डन, जहां सब कुछ नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना था वो हो चुका था। अब सवाल है जी, क्या होना था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, उसमें क्या होना था? उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी थी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस चीज के अंदर होनी थी? गुड्स के अंदर होनी थी। गुड्स क्या होते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 डिफाइन करता है। आइए बेटा, agreement to sell, contract whereby the seller agree to transfer the property and goods to the buyer for a price, this is a transaction to be concluded। executory contract है, जो transaction conclude हो चुकी है, जो transaction perform हो चुकी है उसे कहते हैं executed, और जो अभी नहीं हुई है उसे कहते हैं executory। मैंने प्रॉमिस किया पढ़ाऊंगा, तो मेरी ये एग्जीक्यूटरी ट्रांजैक्शन है। मैंने प्रॉमिस किया था पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, ये एग्जीक्यूटेड है। जहां परफॉर्मेंस हो चुकी है वो एग्जीक्यूटेड, और जहां परफॉर्मेंस नहीं हुई है वो एग्जीक्यूटरी। ठीक है, शाबाश। आइए अभी हम फर्दर सेल और एग्रीमेंट टू सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल को और फर्दर लेके जाऊंगा बेटा। तो एक एक वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग ला है, छोटा सा ये ला है, बहुत जल्दी हम इसे कवर कर लेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने का। शाबाश, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे
9818050252 पर पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो सेम नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।